नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ISPCS अकेडमी में। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग विजन IAS की टेस्ट सीरीज को कर रहे हैं, तो आज ये इसका दूसरा टेस्ट है और इसमें हम 50 क्वेश्चन करेंगे और 50 क्वेश्चन फिर हम नेक्स्ट डे करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करें। इससे पहले कि हम स्टार्ट करें दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखेंगे कि भारत के उच्चतम न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि भारत के उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन संविधान के लागू होने के साथ ही हुआ था, तो यह कथन गलत है। फिर लिखा है कि भारत स्वतंत्रता के बाद उच्चतम न्यायालय ने अपील के सर्वोच्च न्यायालय के रूप में ब्रिटिश प्रीवी काउंसिल का स्थान लिया, तो यह कथन सही है, यानी कि ऑप्शन 2 बी सही है केवल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लिखा है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा संसद में निभाई जाने वाली भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लिखा है कि वह साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में विशेष ज्ञान रखने वाले 2 व्यक्तियों को लोकसभा के लिए नाम निर्देशित कर सकता है, तो 2 नहीं बल्कि वह 12 सदस्यों को। तो देखिए पहला कथन तो यहाँ पे गलत हो जाता है। फिर दूसरा है कि वह संसद के समस्त नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट रखता है, तो यह कथन सही है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनिमय यानी IHR 2005 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन कह रहा है कि यह दुनिया भर में संभावित सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थितियों का पता लगाने और उन्हें रिपोर्ट करने की क्षमता निमित्त करने हेतु एक समझौता है। फिर दूसरा कथन कह रहा है कि यह WHO के सभी सदस्य देशों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी है, कथन सही है, तो दोनों ही कथन यहाँ पर सही हैं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य मंत्री परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लिखा है कि संविधान राज्य परिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या निर्दिष्ट नहीं करता है। फिर दूसरा है कि मंत्री परिषद द्वारा राज्यपाल को दी गई सलाह की जांच किसी भी न्यायालय में नहीं की जाएगी। तो देखिए 4 नंबर का हो जाएगा यहाँ पर केवल दूसरा कथन सही है, पहला गलत है। नेक्स्ट देखेंगे। 5 में हम लोग देख लेंगे। लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन से देश विक्टोरिया झील से सीमा स्पर्श करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए। तो देखिए यहाँ पर है तंजानिया, युगांडा, रवांडा और केनिया, और ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, यानी कि तंजानिया, युगांडा और केनिया। रवांडा इसके नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। 6 नंबर देख लेंगे। लिखा है कि भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित किन में भारत के स्थानीय स्वशासन से संबंधित प्रावधान शामिल हैं। तो यहाँ पर है भाग 9, भाग 3 अनुच्छेद 324, फिर भाग है 4 और फिर अनुच्छेद 280। तो देखिए 6 का हो जाएगा आपका भाग 9 और भाग 4 और फिर अनुच्छेद 280, यह स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए 7 नंबर में कह रहा है कि उपर्युक्त में से कोई नहीं, यानी कि नोटा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कह रहा है कि नोटा विकल्प के तहत डाले गए मतों की गणना चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों हेतु डाले गए कुल वैध मतों में की जाती है, ताकि उम्मीदवार को जमानत राशि वापस की जा सके। फिर लिखा है कि भले ही नोटा विकल्प के तहत डाले गए मत किसी भी उम्मीदवार के लिए डाले गए मतों की संख्या से अधिक हो, तब भी सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को ही निर्वाचित घोषित किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर दूसरा कथन सही है, पहला गलत है, ऑप्शन बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट देखेंगे। 8 नंबर में लिखा है कि संविधान में निम्नलिखित में से किन्हें संसद के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए स्पष्ट रूप से अयोग्यता के आधार पर वर्णित किया गया है। तो लिखा है कि वह संघ राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता हो, वह उन्मोचित दिवालिया हो, उसे अस्पृश्यता, दहेज व सती प्रथा है जैसे सामाजिक अपराधों का प्रचार करने और उनमें संलिप्तता हेतु दंडित किया गया हो। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत है। नेक्स्ट देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य विधानसभा के अध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो लिखा है कि निर्वाचित होने के बाद अध्यक्ष अपनी पार्टी की सदस्यता से त्यागपत्र दे देता है। तो देखिए यह कुछ कथन गलत है, यह आपका ब्रिटेन में होता है, यहाँ पर नहीं। फिर लिखा है उसे विधानसभा के सभी तत्कालिक सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है। फिर दूसरा लिखा है कि तीसरे में है कि वह उपाध्यक्ष को लिखित त्यागपत्र सौंपकर अपना त्यागपत्र दे सकता है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन बी, पहला, दूसरा और तीसरा कथन ही सही है, पहला गलत था।
चलिए नेक्स्ट देखेंगे। 10 नंबर में लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन राज्य विधानमंडल के विशेषाधिकारों का लाभ प्राप्त कर सकता है? तो राज्यपाल, राज्य के महाधिवक्ता और राज्य मंत्री। तो 10 का हो जाएगा आपका सी, राज्यपाल के नहीं बल्कि 2 और 3, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखेंगे। 11 नंबर में लिखा है कि भारत के उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए, पहला कथन कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय के पास किसी भी गैर सैन्य भारतीय न्यायालय या न्यायाधिकरण के फैसले का या आदेश के विरुद्ध अपील करने के लिए विशेष अनुमति देने का विवेकाधिकार। फिर लिखा है कि उच्चतम न्यायालय किसी विधिक प्रश्न या राष्ट्रपति द्वारा निर्दिष्ट सार्वजनिक महत्व के मामले पर अपनी राय देने से इनकार कर सकता है। फिर लिखा है कि उच्चतम न्यायालय अपने पूर्व के निर्णयों पर अडिग रहने के लिए बाध्य नहीं है और न्याय या सामुदायिक कल्याण के हित में वह इसे भिन्न निर्णय ले सकता है। तो चलिए देख लेंगे। तो इसमें हो जाएगा यह तीनों ही कथन सही हैं, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखेंगे 12 नंबर, फास्ट मूवर कोलिएशन के संदर्भ में एफएमसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन कह रहा है कि यह 7 औद्योगिक क्षेत्रकों को डिकार्बोनाइजेशन करने की एक वैश्विक पहल है। फिर लिखा है कि हाल ही में भारत में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की फर्स्ट मूवर्स कोलिएशन लीडरशिप मीटिंग में भाग लिया है। तो देखिए 12 का हो जाएगा, यहाँ पर दोनों ही कथन सही हैं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संपूर्ण भारत में अधीनस्थ न्यायपालिका की संगठनात्मक संरचना, नामकरण और क्षेत्राधिकार एक समान है। मुंसिफ न्यायालयों के क्षेत्राधिकार का निर्धारण उच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है। तो देखिए 13 का हम लोग देखेंगे और 13 का हो जाएगा केवल दूसरा कथन सही है, पहला गलत। नेक्स्ट देखेंगे। 14 में लिखा है कि निम्नलिखित राज्यों में से कौन से पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत आते हैं? तो देखिए यहाँ पर आता है आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक। और यहाँ पर जो सही आंसर है वो है आपका ऊपर से 3 आते हैं और तमिलनाडु और कर्नाटक नहीं आता है, ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी। नेक्स्ट देखेंगे। 15 में लिखा है कि निम्नलिखित में से किन्हें राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद के परामर्श पर नियुक्त किया जा सकता है? तो वित्त आयोग के अध्यक्ष और उसके सदस्यों को, निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष और उसके सदस्यों को, और भारत के न्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल और महाधिवक्ता सॉलिसिटर जनरल को। तो देखिए यहाँ पर पहले और दूसरे को, ऑप्शन ए, इनको राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद के परामर्श पर नियुक्त किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। 16 कह रहा है कि विपक्ष के नेता यानी कि लीडर ऑफ अपोजिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो लिखा है कि विपक्ष के नेता का पद संवैधानिक पद है। संसद की कुल संख्या के 10वें हिस्से या उससे अधिक सदस्य वाले सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता को सदन में विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता दी जाती है। ठीक है। फिर नेक्स्ट लिखा है कि लीडर ऑफ अपोजिशन के वेतन भत्ते अन्य सुविधाएं कैबिनेट मंत्री के बराबर होते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा दूसरा और तीसरा, यानी ऑप्शन ए सही है। यह दोनों कथन सही हैं। नेक्स्ट देखेंगे। 17 कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय में वरिष्ठ अधिवक्ताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है कि इन्हें भारत के उच्चतम न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय द्वारा वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में मान्यता दी जाती है। पहला कथन सही है। फिर उसके बाद है ये एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के बिना उच्चतम न्यायालय में प्रस्तुत नहीं हो सकती, ये भी सही है। केवल वरिष्ठ अधिवक्ता ही उच्चतम न्यायालय के समक्ष कोई मामला या दस्तावेज दायर करने के हकदार हैं, तो यह गलत है। तो ऑप्शन हो जाएगा ए, पहला और दूसरा कथन सही है। नेक्स्ट देखेंगे और यहाँ पर नेक्स्ट है 18 नंबर। लिखा है कि राज्यसभा की संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है कि राज्यसभा में सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है। तो यहाँ पर लिखा है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए यहाँ समान प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है। जनसंख्या के आधार पर आप जानते हैं कि इनका कैलकुलेशन होता है सीटों का। तो पहला कथन तो यहाँ पे बिल्कुल गलत हो गया। फिर लिखा है कि संविधान की 4वीं अनुसूची राज्यसभा में संघ और राज्य क्षेत्रों के सीटों के आवंटन संबंधित यह कथन है, पहला ही कथन गलत है यहाँ पर, दूसरा कथन यहाँ पे यह सही है। नेक्स्ट देखेंगे। ऑप्शन ए था इसका। 19 नंबर लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति किसी राज्य की विधान परिषद के सदस्यों के निर्वाचन में भाग ले सकते हैं? तो राज्य की नगरपालिकाओं के सदस्य। फिर लिखा हुआ है कि आपका राज्य में रह रहे 3 वर्ष तक के स्नातक, ये भी सही है। राज्य में 3 वर्षों के अध्ययन कर रहे शिक्षक जो माध्यमिक विद्यालयों में, यह भी सही है। और राज्य विधानसभा के सदस्य, तो ऑप्शन हो जाएगा सी, सभी भाग ले सकते हैं।
और इनमें विभिन्न विभिन्न तरह के मतदान होते हैं, जैसे 1/3 सदस्य स्थानीय निकायों से, 1/12 सदस्य राज्यों के अध्यापन कर रहे शिक्षकों द्वारा, 1/3 सदस्य निर्वाचन क्षेत्र में विधानसभा ऐसे व्यक्तियों द्वारा किया जाए जो विधानसभा के सदस्य नहीं है। तो ये इनकी क्राइटेरिया है, आप लक्ष्मीकांत उठा के इसको पढ़ लीजिएगा। और 20 नंबर कह रहा है कि महानगर योजना समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए यहाँ पर है कि राज्य विधायिका महानगर योजना समितियों की संरचना के लिए प्रावधान कर सकती है। फिर लिखा है कि इसके 3/4 सदस्य महानगर क्षेत्र में नगरपालिका के निर्वाचन सदस्यों और पंचायतों के अध्यक्ष द्वारा अपने बीच में से चुन सकते हैं। फिर लिखा है इन समितियों के अध्यक्ष द्वारा विकास योजना को राज्य सरकार को भेजा जाता है। तो 20 का हो जाएगा, देखिए यहाँ पर ऑप्शन सी पहला और तीसरा कथन सही है। नेक्स्ट देखेंगे 21 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन मामलों में राज्यपाल राष्ट्रपति के निर्देशन के बिना अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, यदि समान प्रावधानों वाले किसी विधेयक को राज्य विधानमंडल में इनकी प्रस्तुति के लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो। फिर लिखा है कि यदि वह समान उपबंधों वाले विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ रखना आवश्यक समझता हो। फिर 3 है कि यदि राज्य विधानमंडल का समान प्रावधानों वाला कोई अधिनियम राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त न होने की स्थिति में अमान्य हो गया हो। माफ कीजिएगा, तो देखिए 21 का हो जाएगा डी, यहाँ पर 1, 2, 3 सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कह रहा है कि परिहार का अर्थ दंड की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना उसकी अवधि को कम करना, बिल्कुल सही है। लघुकरण में दंड के स्वरूप को बदलकर कम किया जाता है, ये भी सही है। और लिखा है कि विराम में किसी दोषी को मूल रूप से दिए गए दंड को किसी विशेष परिस्थिति में कम किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी, यह तीनों कथन ही सही हैं। नेक्स्ट देखेंगे 23 नंबर, लिखा है कि उच्चतम न्यायालय के लिए निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक सुरक्षा उपाय किए गए हैं। पहला कि अपनी अवमानना के लिए दंड देने का अधिकार, बिल्कुल सही है। फिर लिखा है अपने कर्मचारियों को नियुक्त करने की स्वतंत्रता, बिल्कुल सही है। सेवानिवृत्ति के बाद वकालत पर रोक, यह भी सही है। संसद द्वारा इसके क्षेत्राधिकार को कम नहीं किया जा सकता, ऑप्शन डी। तीनों ही कथन यहाँ पर सही हैं, यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखेंगे 24 नंबर, लिखा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 24 नंबर में पहला कथन कह रहा है कि राज्यपाल संबंधित राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के परामर्श के बाद करता है, ठीक है। फिर लिखा है कि किसी राज्य में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, पदस्थान और पदोन्नति राज्यपाल के द्वारा उच्च न्यायालय से परामर्श से की जाती है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, यहाँ पर राज्यपाल नहीं करता है, यहाँ पर सीधे राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट देखेंगे 25 नंबर में कह रहा है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त होने से पूर्व किसी व्यक्ति को विधानसभा में अपना बहुमत सिद्ध करना होता है। फिर दूसरा है कि कोई व्यक्ति जो राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है उसे मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता। तो देखिए यहाँ पर दोनों ही कथन गलत हैं, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखेंगे 26 में लिखा है कि परामर्शदात्री समितियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन कह रहा है कि ये समितियां मंत्रियों और संसद सदस्यों के बीच सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों पर अनौपचारिक चर्चा हेतु मंच प्रदान करती हैं, ठीक है। इन समितियों का संगठन संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर दोनों ही कथन सही हैं, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखेंगे 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 73वें संविधान संशोधन के तहत निम्नलिखित में से कौन से अनिवार्य उपबंध हैं। तो त्रिस्तरीय प्रणाली, ग्राम सभा का गठन, महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण, पंचायतों के वित्तीय अधिकार देना और स्थानीय निकायों में सांसदों की प्रतिनियुक्ति। तो देखिए यहाँ पर पहला, दूसरा और तीसरा सही है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखेंगे 28 में कह रहा है कि नगर निगमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन कह रहा है कि परिषद नगर निगम की एक विधायी शाखा है जिसमें निर्वाचित और नाम निर्दिष्ट दोनों सदस्य शामिल होते हैं। फिर दूसरा कह रहा है कि महापौर का कार्य मुख्य कार्य परिषदों की बैठक की अध्यक्षता करना है। फिर तीसरा कह रहा है कि नगर आयुक्त निगम का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है। तो देखिए 28 का हो जाएगा डी, यहाँ पर सभी कथन सही हैं। नेक्स्ट देखेंगे
लिखा है कि राज्यों में फास्ट ट्रैक कोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन संबंधित उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्यपाल द्वारा की जाती है। यह कथन गलत है। फिर लिखा है फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश तदर्थ आधार पर नियुक्त किए जाते हैं। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट देखेंगे, 30 नंबर क्वेश्चन ही करेंगे आज, क्योंकि आज कहीं मुझे जाना है तो माफ़ कीजिएगा। आज कल हम इसके 70 क्वेश्चन कल करवा देंगे। लिखा है कि सदन की अनुमति के बिना राज्यपाल विधानमंडल का एक सदस्य अधिकतम कितने दिन के लिए सदन की सभी बैठकों में अनुपस्थित रह सकता है? तो आप जानते हैं वह है 60 दिन। ऑप्शन डी। चलिए, तो आज हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे, माफ़ कीजिएगा। कल आज मुझे कहीं जाना है, तो आशा है कि यह दिन आपका शुभ होगा। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।